मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज कई बड़े मुद्दों पर होगी चर्चा, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया, कहा पेपर लीक के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, संसद से बिल पारित कराने की होगी कोशिश। तो सीएम योगी का आज रायबरेली का दौरा, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। देश भर में आज सीजेपी का प्रदर्शन, छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील, प्रदर्शन में चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, जेपी नड्डा ने अनशन तोड़वाया, 26 दिनों से अनशन पर थे वांगचुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक, आज दोपहर 1 बजे होगी कैबिनेट की अहम बैठक। पेपर लीक के खिलाफ लिया जाएगा बड़ा फैसला, नीट पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की चर्चा। तो दोपहर 1 बजे आज मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इनमें एक प्रस्ताव पेपर लीक मामले को लेकर कानून बनाने का भी हो सकता है। बड़ी खबर आपको दे दें, नीट पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने पर चर्चा हो सकती है। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 1 बजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे जिन पर मुहर लग सकती है। उनमें से एक प्रस्ताव नीट पेपर लीक पर सख्त कानून को लेकर भी हो सकता है। बता दें कि कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए ये बात कही थी कि सख्त कानून बनेगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसे पास कराएं, इस कानून को रखें सदन के पटल पर और इसे पास कराया जाए। तो मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 1 बजे होगी। कैबिनेट की अहम बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तमाम और कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, एक तरफ ये भी जानकारी मिल पा रही कि आज सरकार और सीजेपी के बीच में बातचीत हो सकती है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि ये बातचीत कहाँ होगी, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हम बच्चों से बात करने के लिए तैयार हैं, उनकी मांगों को मानने के लिए भी तैयार है, वो हमसे बात करें। वहीं बीजेपी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि हम ऐसे बात नहीं कर सकते जब तक हमारी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी और हम बात करने नहीं आएंगे, सरकार को हमारे पास बात करने आना होगा। तो दोपहर 1 बजे होगी कैबिनेट की अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ लिया जाएगा बड़ा फैसला। माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में पेपर लीक को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां कैबिनेट मीटिंग आज दोपहर 1 बजे होगी मीटिंग। तो इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा फैसला हो सकता है नीट पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने का। बता दें कि जो भी पेपर लीक होते हैं उस पर सरकार जिम्मेदारी अपनी तय कर रही है और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय नीट पेपर लीक का, जहां कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल लाइव जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, आज देखिए कैबिनेट की बैठक भी है, काफी अहम दिन आज का कह सकते हैं, जहां एक तरफ सीजेपी ने अपने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है, वो भी देशव्यापी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए आश्वस्त किया है कि हम बहुत चिंतित हैं। वहीं तीसरी तरफ आज कैबिनेट की बैठक भी है। बिल्कुल सौम्या, जिस तरह से जो है पिछले कई दिनों के दिल्ली घटनाक्रम है, तो आज निगाहें 1 बजे जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में जो कैबिनेट की बैठक होगी उस अहम बैठक होगी। चूंकि प्रधानमंत्री ने कल देर रात एक वीडियो संदेश जारी किया और वीडियो संदेश के माध्यम में उन्होंने स्वयं कहा कि आज जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जो पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने को लेकर चर्चा होगी और संभावना यह है कि इसी हफ्ते जो है इस बिल को जो संसद के सत्र में पेश किया जाएगा और अगले सत्र के दौरान ही उसे पास कराकर कानूनी रूप दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पूरे देश में छात्रों का आंदोलन है, खासकर जंतर मंतर की बात के विपक्ष के रुख की बात के, उसको लेकर सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर थी और आज जो है कैबिनेट की बैठक होगी जिसकी सूचना स्वयं प्रधानमंत्री देर रात वीडियो संदेश के माध्यम दी कि आज जो कैबिनेट की बैठक होगी उसका मुख्य एजेंडा या मुख्य फोकस जो होगा वो पेपर लीक
से जुड़ा हुआ एक सख्त कानून बनाया जाएगा और उस पर कैबिनेट पर चर्चा हो, कैबिनेट से पास कराकर संसद के इसी सत्र में उस कानून को जो बिल के रूप में पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो है सरकार पेपर लीक के मामले को लेकर पिछले एक सप्ताह से लगातार बैकफुट पर थी, लगातार सरकार कोशिश कर रही थी कि जो आंदोलनकारी है उनसे वार्ता हो, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांगों पर जो है अड़े। उनकी जो अहम मांग थी यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दें, लेकिन उस बीच सरकार के लिए एक अच्छी खबर यह है कि सोनम वांगचुक, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो कई दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर से अनशन थे, तो उन्होंने कल देर रात जेपी नड्डा, जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह के पास जाते हैं, मैदानता हॉस्पिटल में समझाते हैं, उनको सरकार की ओर से आश्वासन देते हैं, तो उसके बाद जूस पिलाकर जो है सोनम वांगचुक का जो अनशन वो जो है खत्म कराते हैं। लेकिन वहीं अगर सीजेपी की बात करें, सीजेपी अभी भी अपनी मांगों पर अड़ी है। यद्यपि सौम्या, जिस तरह से आपने बताया कि आज दोपहर 12:30 बजे एक वार्ता होगी सरकार और सीजेपी के बीच, लेकिन सीजेपी ने जिस तरह से आज आंदोलन का ऐलान किया है उससे पीछे हटने तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती उस बीच। लेकिन वार्ता से हो सकता है कुछ उम्मीदें बंधे या कोई उम्मीद किरण निकल आए। आज दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर, जब क्षमा करें, प्रधानमंत्री कार्यालय पर जो कैबिनेट की बैठक होगी उस पर भी देश की निगाहें होंगी। उसके पहले 12:30 बजे के आसपास जो बैठक होनी है, जो वार्ता होनी सीजेपी और सरकार के बीच, उस पर भी निगाहें होंगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद अहम है। देखना यह है कि 12:30 बजे सीजेपी और सरकार की बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। और हालांकि कैबिनेट की बैठक की अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने पहले ही यह घोषित कर दिया, बता दिया है कि आज की बैठक में क्षमा करें, पेपर लीक को लेकर जो है एक सख्त कानून बनाने को लेकर जो है कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए आज माना जा रहा है कि नीट पेपर लीक पर और जो पेपर लीक होते हैं उन पर एक सख्त कानून बनेगा और उस पर मुहर भी लगेगी। देखिए, जैसा कि हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि आज देशव्यापी आंदोलन का जिक्र किया है, सीजेपी ने आह्वान कर दिया है इस आंदोलन का। उससे पहले जरूरी है कि सरकार और सीजेपी के बीच में बातचीत हो जाए, वरना फिर से छात्र जो है वो बड़ी संख्या में सड़कों पर नजर आएंगे आज। स्नेह कमल जी बिल्कुल, 12:30 बजे का इसलिए मैंने कहा कि काफी एक अहम समय है जब जो सीजेपी और सरकार के बीच वार्ता होगी। लेकिन वहीं सीजेपी के अगर रुख की बात करें, जिस तरह से आपने बताया, सीजेपी भी अभी भी अपनी मांगों पर अड़ी हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा जब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती या हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता, तब तक हम जो आंदोलन से नहीं हटेंगे। उस बीच अब देखना यह होगा कि जब 12:30 बजे, हालांकि अभी वार्ता के स्थान की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन सीजेपी ने स्पष्ट कह दिया सरकार को हमारे पास आना होगा, जंतर मंतर पर आना होगा। यद्यपि अगर कोई सुरक्षा की कोई दिक्कत होती है तो हम किसी न्यूट्रल प्लेस पर, यानी किसी तटस्थ स्थान पर जाकर वार्ता करने तैयार हैं, लेकिन हम किसी कैबिनेट मंत्री के आवास या उन कार्यालय पर नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखना यह है कि सौम्या, 12:30 बजे जब सीजेपी और सरकार के बीच की बैठक होती है, उसके बाद आधे घंटे के बाद जब मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी, तो क्या कुछ होता है वहां पर तय होता है। इस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। बिल्कुल, देखिए उस पर पूरे देश की निगाहें होंगी कि आज सीजेपी और सरकार के बीच में क्या कुछ बातचीत होती है। देखिए, हम बार बार एक बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि जो सीजेपी की मांगे हैं उनको लेकर कि सीजेपी ने कहा कि अब हवाबाजी नहीं चलेगी। ट्वीट करते हुए यही शब्दों का इस्तेमाल किया कि अब हवाबाजी नहीं चलेगी, हमें पुष्टि दी जाए, बताया जाए कितने दिन लगेंगे जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा होने में। उसके बाद हम अपने आंदोलन को, अपने प्रदर्शन को रोकेंगे। निरंतर जंतर मंतर से फिर भी नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जी बिल्कुल, सीजेपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी जो मांगे हैं उसमें जो सबसे बड़ी मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उसके साथ ही साथ जो बीच में जो जिन मृतक छात्र जिन्होंने आत्महत्या की थी उनके परिवारजनों को जो है एक उचित मुआवजा दिया जाए। कड़े कानून की बात तो हालांकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके, इसके बाद हम सख्त कानून बना रहे हैं और संसद की इसी सत्र में उसे पास कराकर कानून का उसको रूप दे देंगे। लेकिन दो मांगे उनकी अभी भी हैं कि जो मृतक छात्र हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दें। बिल्कुल, देखिए अब सबसे और विपक्ष भी देखिए यही मांग कर रहा है। जो इस पूरे मुद्दे में जो मेन मांग है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है।
अभी सरकार की तरफ से इस्तीफे को लेकर तो देखिए कुछ कहा नहीं गया। विपक्ष भी लगातार यही कह रहा है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। प्रधानमंत्री ने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। जब तक वो नहीं दिया जाता, इसी तरीके से विपक्ष भी प्रदर्शन पर रहेगा और सीजेपी भी प्रदर्शन पर रहेगी। जी बिल्कुल, लगातार जिस सब आंदोलनकारी छात्रों या विपक्ष के नेताओं सभी ने जो है एक सुर में जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। लेकिन इस बीच बीती रात की खबर यह है, सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव जो प्रधानमंत्री काफी चहेते आईएएस अधिकारियों में चहेते ब्यूरोक्रेट थे, उन्हें भी जो है उच्च शिक्षा सचिव पद से हटा दिया गया। कुल मिलाकर एक कार्रवाई अहम सरकार ने कल कर दी है कि जब उच्च शिक्षा सचिव को उनके पद से हटाकर दूसरे विभाग उनका तबादला कर दिया गया। ये कम से कम एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के चहेते अधिकारी पर एक गाज गिरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहकमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं आज रायबरेली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। तो आज रायबरेली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज रायबरेली के दौरे पर हैं। रायबरेली को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। देखिए, रोजाना अलग अलग जगहों के अलग अलग जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं। 2027 के चुनाव हैं, इससे पहले कोई कोर-कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को। इसको लेकर के भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण लगातार बड़े अधिकारी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं वो कर रहे हैं। और रायबरेली का ये दौरा, जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और रायबरेली की जनता मुख्यमंत्री को देखने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रही है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन भी देंगे, इसी के साथ साथ करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो कई विकास परियोजनाओं के सौगात देंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसी के साथ साथ करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात रायबरेली वासियों को देंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, रूट डायवर्जन किया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, बड़ी संख्या में लोगों की आने की उम्मीद लगाई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। 2027 के देखिए चुनाव नजदीक है, इसलिए ताबड़तोड़ परियोजनाओं की सौगात जनता तक पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है। जहां एक तरफ बूथ सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रोजाना कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी पहुंच रहे थे। कल गोरखपुर में मौजूद थे। कल गोरखपुर को बड़ी सौगात दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज रायबरेली को सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणवीर पांडे जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए लगातार ताबड़तोड़ दौरों पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सौगातों पर सौगातें अलग अलग जिलों को मिल रही हैं। निश्चित तौर पर सौम्या, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ विकास के लिए जाने जाते हैं और लगातार चाहे उनके मंत्री हों, चाहे उनके नेता हों, चाहे सांसद हों, उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री कार्यालय से कि वो क्षेत्र में रहेंगे। 3 दिन अगर वो राजधानी लखनऊ में रहते हैं तो बाकी दिन वो क्षेत्र में जनता के बीच रहेंगे, प्रवास पर रहेंगे। और जो जनहित की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की जनहित की योजनाएं हों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाएं हों, उन जनहित की योजनाओं का समीक्षा बैठक करेंगे और ये जनता से ये कंफर्म करेंगे कि क्या जो योजनाएं हैं उन तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, धरातल पर उसकी क्या स्थिति है। तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जो मौके पर पहुंच करके ही उसका निरीक्षण किया जाता है। आज लगभग 1:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचेंगे। त्रिपुरा चौराहे पर एक कार्यक्रम है, उसका
कहीं ना कहीं संबोधन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाभार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं स्वीकृति प्रमाण पत्र देंगे। जो राज्य सरकार की किसी भी योजना से लाभ लिए हैं उनको प्रमाण पत्र देंगे। और सबसे बड़ी बात है जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था पे भी बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि विपक्ष जो है हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर के सवालिया निशान उठाकर सरकार को घेरने का काम करता है। तो ऐसे में अधिकारियों के साथ बैठक करके वहां की कानून व्यवस्था के बारे में, विकास कार्यों के बारे में और जो जनहित की योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो आम जनता को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके बारे में कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। बारिश का समय, बारिश शुरू हो चुका है, तो ऐसे में बारिश के पहले की योजनाएं हैं जो चल रही हैं उसको कैसे क्रियान्वयन कराया जाए, कैसे जनता के बीच में जाया जाए, कैसे उस पर चर्चा की जाए। तो ये सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं अपने जो विधायक हैं, जो उनके नेता हैं, उनके साथ भी बैठक करेंगे। और बैठक करके जो क्षेत्र की समस्या है उससे कहीं ना कहीं रूबरू होंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहीं भी जाते हैं, किसी भी जिले में जाते हैं, तो वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं, वहां की समस्याओं को समझते हैं और समस्याओं को समझने के साथ साथ उसका निदान भी जानते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब से दूसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी तो शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो प्रभाव वाले जिले थे, एक एक मंत्रियों को उन्होंने कहा कि आप प्रभाव वाले जिले में जाएंगे, वहां पर आवास, वहां पर विश्राम करेंगे और उसके बाद उनके बीच में रह करके चाहे सारी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और वहीं पर चाहे जिला के लोग हों चाहे प्रशासन के लोग हों सबको बुलाएंगे और बुला करके कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़ी हुई समस्या है उसका समाधान करेंगे। अभी आपने देखा हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो ग्राम सचिवालय है उस पर लेखपालों को तैनात किया, तो कहा कि लेखपाल वहां पर एक दिन अगर उनके पास 2-3 गांव का चार्ज है तो कहीं ना कहीं एक दिन हर गांव पर देंगे। यानी कि जो जनता से जुड़ी चीजें हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, जितनी भी तहसील की योजनाएं हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, आप तहसील पर, जिले पर आप नहीं जा सकते हैं। तो आपका जो ग्राम शौचालय बना है वहीं पर लेखपाल बैठेंगे, ग्राम प्रधान रहेंगे, जो सहायक पंचायत अधिकारी वो रहेंगे, उन समस्याओं का समाधान करेंगे। यानी रिपोर्ट लगाएंगे, आपको अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आप जनसभा को संबोधित करेंगे और कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो रायबरेली के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया पहुंचेंगे और वहां पर उनको एक बड़ी सौगात देंगे, तो इसको लेकर के तमाम और कई नई परियोजनाओं का, किन परियोजनाओं का घोषणा कर सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं उन रायबरेली के लोगों का निगाह बनी रहेगी कि किस तरीके से आने वाले समय में जो विकास की गति है उसमें और कितनी गति मिलेगी। ये तो जब संबोधन शुरू होगा तब मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रणवीर, आपने पूरी जानकारी दी कि ये जो दौरे चल रहे हैं, लगातार विकास परियोजनाओं की सौगात जनता को दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं 2027 के चुनावों के मद्देनजर भी देख सकते हैं, क्योंकि 2027 के चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती है और जनता को भी संतुष्ट करना चाहती है, जिससे दोबारा या कह सकते हैं तिबारा जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा जताए। निश्चित तौर पे अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ फिर से अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो ये तीसरी सरकार होगी और ये रिकॉर्ड कायम करेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जब 27 का चुनाव इसको नहीं कह सकते हैं, इसको एक विजन भी कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब 2022 में दोबारा सरकार बनी तो तुरंत उन्होंने बैठक किया। यानी कि जब सरकार बन गई थी तो बहुत से पार्टियां होती हैं कि सरकार बनने के बाद वो अगले 5 साल तक के लिए आम जनता को भूल जाती हैं और वो अपने जो कार्य योजना है उस कार्य योजना के आधार पर काम करती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसे ही दोबारा जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने तुरंत बैठक किया। तो जो योजनाएं थी जो चल रही थी 17 से लेकर के 22 तक की योजनाएं जो पेंडिंग पड़ी थी, जो धरातल पर उसको दिख नहीं रही थी, उन सभी योजनाओं का उन्होंने समीक्षा बैठक किया और समीक्षा बैठक करने के बाद लगातार उन योजनाओं को गति दी, उन योजनाओं को बजट दिया, किसी भी प्रकार से जो रुकावट थी उसको हरी झंडी दी। तो ये सब योजनाएं हैं, एक विजन होता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर है, विकास तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, सुरक्षा और उसके बाद इसको लेकर के जिस तरीके से कहा जाता है, जिस तरीके से वो कहते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश में जब
नौकरियां निकलती थी तो कहीं ना कहीं लोग वसूली के लिए निकल लेते थे, लेकिन आज का समय है प्रमाण पत्र खुद देते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, या तो उनके अधिकारी देते हैं या विधायक देते हैं या नेता देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई करप्शन की बातें, कोई वसूली की बातें बिल्कुल अगर कहीं सुनाई पड़ती है तो उसके ऊपर ठोस कार्यवाही की जाती है। आपने देखा कई परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन किसी भी प्रकार से पेपर लीक का जहां तक समस्या की बात रही उसको उन्होंने पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ कराया या कैमरे के साथ कराया। किसी भी प्रकार से कोई वायरल जो सोशल मीडिया पर लोग अफवाह फैलाते हैं उस पर लगातार निगरानी बना के रखी, और भय मुक्त वातावरण जिस तरीके से कहा जाता है कि भय मुक्त वातावरण में इन्होंने सरकार के भय मुक्त वातावरण में जो आम जनता अपना कर रही है, व्यापार कर रही है, वो होता है। व्यापारी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए विदेश के लोग आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सुरक्षित माहौल में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है कि अगर उन्होंने किसी भी प्रकार से कार्य में, गति में अगर उन्होंने लापरवाही किया, बिल्कुल अगर प्रवीण, तो उन्होंने देखिए आज रायबरेली के दौरे पर कार्रवाई मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले स्नातक और एमएलसी चुनाव का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ स्नातक खंड क्षेत्र से मौजूदा एमएलसी अवनीश कुमार सिंह को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। चुनावी मुद्दों, भाजपा की रणनीति और स्नातक मतदाताओं तक पहुंच बनाने की तैयारी को लेकर अवनीश कुमार सिंह ने विशेष बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने चुनाव में शिक्षा, रोजगार, युवा हित और संगठन की मजबूती को प्रमुख मुद्दा बताते हुए जीत का भरोसा भी जताया। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, चाहे सपा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सब रणनीतियां तैयार कर रही हैं और ऐसा फॉर्मूला सेट कर रही हैं जिससे 27 में वो मजबूत प्रदर्शन कर पाएं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर तैयारी कैसी चल रही है। सर, तैयारी कैसी चल रही है? हम लोग लगातार स्नातक मतदाता बना रहे हैं और निश्चित तौर पर प्रत्याशी के रूप में मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्नातक मतदाता जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी इस अभियान में लगे हैं और ये अभियान अलग अलग चरणों में चला है। पहला चरण हमारा खत्म हुआ दिसंबर में और दूसरे चरण में हम लोग अभी मतदाता बना रहे हैं, तो कंटिन्यूअस अपडेशन चल रहा है अभी। तो जो भी ग्रेजुएट हैं जिन्होंने 2022 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है अपना, और इन 7 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ 7 जिलों के सामान्य निवासी हैं, तो वो अपना फॉर्म 18 भर के मतदाता बन सकते हैं। सर, कितना अहम आप एमएलसी हैं भी, पिछली बार भी आप चुनाव लड़े, पिछली बार के चुनाव में इस बार के चुनाव में कितना अंतर दिख रहा है? कितना आप जो मतदाता बना रहे हैं, पिछली बार कितने मतदाता थे, इस बार कितना मतदाता लग रहा है आपको बन रहा है? देखिए, पिछले चुनाव में कुल 3,23,000 मतदाता बने थे इन 7 जनपदों में, और उसमें से मात्र 1,10,000 11,000 मतदाताओं ने मतदान किया था। 30% पोलिंग हुई थी। और मैं अनुमान अगर करता हूँ मोटा मोटा, जो सर्वे कहते हैं हायर एजुकेशन के, कि लगभग 21 से 22% एनरोलमेंट रेशियो है और अब बढ़ के 25% के आसपास हो गया है हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट का रेशियो। तो इसके में अगर पॉपुलेशन का अनुपात लगाया तो लगभग 40 लाख के आसपास ग्रेजुएट होंगे इन 7 जनपदों में। उसमें से मात्र 3,13,000 रजिस्टर हुए थे और इस बार भी अब तक लगभग 2,60,000 के आसपास मतदाता रजिस्टर हुए हैं। सुना आपने हमारे साथ बात करने लिए कि इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह थे और इन्होंने एक अपील भी की है कि जो लोग ग्रेजुएट हैं 2022 से पहले, वो सब लोग भी अपना वोट भी बनवाएं और वोट भी करें, क्योंकि ये जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनको ये अधिकार मिलता है कि वो अपना जनप्रतिनिधि चुने और फिर उनका जनप्रतिनिधि जो है वो उनकी जो अधिकार की बात है वो जाके सदन में करेगा। कैमरामैन गौरव के साथ राहुल मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। फरुखाबाद में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसपी समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भीड़ वाले दिनों में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए। साथ ही विपरीत दुर्घटनाओं से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने, घाटों पर मेडिकल टीमें, एम्बुलेंस और जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।